गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेन विल्फ्रेड लॉ ऑनलाइन क्लासेस। हम लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम नेचर पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप का और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं और फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स है। जब पार्टनरशिप क्रिएट होती है तो हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप आप म्यूचुअल एजेंसी में क्रिएट करते हैं। पार्टनर्स जो है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के लिए एक एजेंसी की तरह काम करती है और पार्टनर एक दूसरे के लिए भी एजेंसी और प्रिंसिपल की कैपेसिटी में काम करते हैं। तो जब हम म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे हैं तो ये होता है कि जब आप म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे हैं तो आप एक दूसरे के लिए कुछ राइट्स होल्ड करते होंगे या फिर आप कुछ ड्यूटीज़ होल्ड करते होंगे। आपके कुछ राइट्स बनते हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म के लिए राइट्स बनते हैं या फिर दूसरे पार्टनर्स के लिए राइट्स बनते हैं या फिर आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं जो आपको कंप्लाई करनी होती हैं, आपको वो फुलफ़िल करनी चाहिए, तो ही आपका जो होल पर्पस है वो सॉल्व हो पाता है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली राइट्स ऑफ पार्टनर्स डिस्कस करेंगे, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स डिस्कस करेंगे और जो थर्ड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि रिलेशन क्या होता है पार्टनर्स का थर्ड पार्टीज़ के साथ। ठीक है, जब वो थर्ड पार्टीज़ के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है वो हम आज अपने टॉपिक में कवर करेंगे। तो हम राइट ऑफ पार्टनर से बिगिन करते हैं। जब राइट ऑफ पार्टनर्स की बात आती है तो अगर हम देखें सोचें थोड़ा बहुत कि पार्टनरशिप में क्या राइट्स हो सकते हैं, पार्टनर्स को क्या राइट्स हो सकते हैं, तो पार्टनरशिप जब आप क्रिएट करते हो तो हम जब एलिमेंट्स पढ़ते हैं या फिर देखते हैं उसका नेचर देखते हैं तो उसमें एक चीज़ आती है कि पार्टनर्स जो है वो जो प्रॉफिट है वो शेयर करते हैं। तो एक राइट तो यही हो जाता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। फिर आप एक दूसरे के साथ एजेंसी की तरह काम कर रहे हो तो आपको राइट होना चाहिए कि आप उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट करो या फिर आपको अकाउंट्स देखने का राइट होना चाहिए। तो हम एक एक पॉइंट करके सारे राइट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आपका राइट है वो आपके सेक्शन 12A में दिया गया है। आपका सेक्शन 12A कहता है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, राइट होता है सारे पार्टनर्स का कि वो जो भी बिजनेस है उसके सारे काम में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। मान लीजिए किसी पार्टनर ने 100 रुपये किए हैं, किसी ने 2000 किए हैं, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपने 2000 किए तो आप ज़्यादा बिजनेस में पार्ट लोगे, आपने 100 किए तो नहीं। उनको इक्वली राइट होता है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा राइट हो गया राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो अलग बात है कि आप स्लीपिंग पार्टनर हैं या फिर आप साइलेंट पार्टनर हैं, आप पहले से ही आपने एक्सप्रेसली अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवा लिया है कि आप बिजनेस में पार्ट नहीं करेंगे। हम जनरली बात कर रहे हैं कि जनरली जो पार्टनरशिप क्रिएट होती है उसमें आपका राइट होता है कि आप बिजनेस में पार्ट लोगे। ठीक है, दूसरा आपका राइट होता है राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड आपका सेक्शन 12C में दिया गया है। सेक्शन 12C आपका ये कहता है कि जब भी बिजनेस का कोई डिसीजन लिया जा रहा है या आपके पार्टनरशिप में इंटरनली कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो आप सारे पार्टनर से कंसल्ट करके वो डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर ने मिलकर डिसीजन ले लिया, नहीं। बेसिकली होता क्या है कि कुछ डिसीजन आपके मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जाते हैं लेकिन कंसल्ट सबके साथ किया जाता है। आप ऐसा नहीं है कि किसी को आप एक कोई पार्टनर है उसको नॉलेज ही नहीं है कि आप किस बारे में डिसीजन लेने वाले हैं। नॉलेज तो एटलीस्ट होती ही है, फिर मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं। कुछ ऐसी जगह भी होती हैं, मान लीजिए कोई एडमिशन से रिलेटेड है कि आप नए पार्टनर को लाना चाहते हो। ये जो डिसीजन होते हैं ये ऐसे डिसीजन होते हैं जहाँ पे सारे पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी होती है, उनका कंसल्टेशन ज़रूरी होता है। वहाँ आप मेजॉरिटी बेसिस पे या अकेले कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। तो ये एक राइट हो जाता है राइट टू बी कंसल्टेड। ठीक है,
आपका जो थर्ड राइट होता है वो सेक्शन 12D में दिया गया है। सेक्शन 12D कहता है राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स। ठीक है, ये राइट हमने क्यों दिया है? जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि प्रॉफिट के लिए आप क्रिएट करते हो पार्टनरशिप फर्म को, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। जब आप प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, आप बुक्स मेंटेन कर रहे होंगे। आपका डे टू डे का डाटा है वो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, डाटा है वो मेंटेन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो डाटा है वो अकाउंट्स हैं किसी एक के ही कोई एक ही उनको होल्ड करता है या फिर एक के ही पास उनका राइट होता है कि वो ही रखेंगे, वो ही मेंटेन करेंगे उसको, या फिर वो ही उसको आगे प्रोसेस करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप ये कर सकते हैं कि किसी एक को आपने राइट दे दिया कि अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके अलावा आपका ये राइट होता है कि जब आप चाहें आप उन अकाउंट्स को देख सकते हैं। जो उन अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है वो आपको ये नहीं कह सकता कि मैं इनको मेंटेन कर रहा हूँ तो आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप चेक करें। आप पूरा अकाउंट्स को देख सकते हैं, बुक्स को देख सकते हैं, आपके पास कुछ बुक्स की कॉपी भी होनी चाहिए। तो ये भी पार्टनर्स का राइट होता है। ठीक है, फोर्थ आपका जो राइट है वो हम अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट होता है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। सेक्शन 13B में दिया गया है। सेक्शन 13B में ये दिया गया है कि पार्टनर्स का राइट होता है कि वो प्रॉफिट शेयर करें। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट में अपने एक्सप्रेसली लिख देते हो कि आप 3:4:1 के रेशियो में प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे, आपने अपना रेशियो डिसाइड कर लिया। अगर आपकी पार्टनरशिप में आपने डीड जो बनाई है उसमें अपना शेयर नहीं डिसाइड किया है तो आपको इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग का राइट मिलता है। आप इक्वली जो है प्रॉफिट में अपना शेयर क्लेम कर सकते हो। इसमें भी वही रूल होता है कि आपने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आपके प्रॉफिट शेयरिंग के राइट पे, अनलेस एंड अनटिल आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली कुछ और टर्म्स नहीं लिखी हो। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट राइट होता है राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13B आपका ये कहता है कि आपने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट, आपने जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और ये जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो प्रॉफिट में से मिलता है। आपकी पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें से आपको आपके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इसके पीछे रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि आप किसी बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये है कि आप क्या है कंपैरिजन करते हो। मान लीजिए वही पैसा आप बैंक में इन्वेस्ट करते तो आपको बैंक में एक इंटरेस्ट मिलता है, तो आप उसको चीज़ को कंपनसेट करते हो। तभी आपकी पार्टनरशिप में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा जब उसको इक्वली वहाँ से कोई रिटर्न मिलता है। तो वो रिटर्न होता है बेसिकली इंटरेस्ट आपकी कैपिटल पे। तो यहाँ पे हमने एक राइट दे दिया है पार्टनर्स को कि जब वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपके प्रॉफिट जो होता है पार्टनरशिप में उसमें से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो राइट है वो राइट है आपका राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अगर मान लीजिए यहाँ तो कैपिटल है, कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी ही होती है, आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे तभी आप पार्टनर बन पाओगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप कैपिटल के अलावा भी कुछ मनी है जो पार्टनरशिप में दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, लोन दे रहे हो, जो भी दे रहे हो। जब आप वो एडवांस और लोन देते हो तो वहाँ पे भी वो सेम रूल होता है कि आप अगर कोई एडवांस पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म में उस एडवांस पे आपको 6% का जो इंटरेस्ट है वो मिलना चाहिए। ये आपका राइट होता है कि आप एडवांस है उस पर 6% अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। ये आपका राइट जो है वो सेक्शन 13D में दिया गया है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू इंडेमनिटी सेक्शन 13E। राइट टू इंडेमनिटी क्या होता है? राइट टू इंडेमनिटी का मतलब यही होता है कि आपको कोई आपके एक्सपेंडिचर हुए या फिर आपको कोई लॉस हुआ थर्ड पार्टी की वजह से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है,
वो जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं या फिर आपको कोई लॉस हो रहा है पार्टनरशिप का बिजनेस करते टाइम, मान लीजिए आपने कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, आपने खुद अपनी पर्सनली एक्सपेंसेस किए हैं, कुछ ऐसा किया है, तो आपको राइट होता है कि वो इंडेमनीफाई आपके लॉसेस या एक्सपेंसेस करने चाहिए पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। तो आप वो जो एक्सपेंसेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं, वो रिम्बर्स करवा सकते हैं आप अपनी पार्टनरशिप फर्म से। ये आपका जो राइट है वो आपका राइट 13E में दिया गया है। तो ये हमारे जो है मेजरली राइट्स होते हैं आपके पार्टनर्स के, जब वो एक पार्टनरशिप में होते हैं तब। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ की, ठीक है। जब हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ड्यूटीज़ को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक आपकी ड्यूटी को हमने डिवाइड किया है एब्सोल्यूट ड्यूटी में, दूसरा हमने आपकी ड्यूटी को डिवाइड किया है क्वालिफाइड ड्यूटीज़ में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ जो होती हैं आपकी वो होती हैं जहाँ पे आपको ये लॉ ने बता दी हैं कि ये आपकी लॉ दे आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, ठीक है। ये मैंडेटरी नेचर की होती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में कुछ अलग लिख दिया कि मान लीजिए आपको लॉ ने आपको कोई ड्यूटी असाइन कर दी कि आपको ये ड्यूटी करनी है, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में अलग लिख देते हो कि नहीं मैं ये ड्यूटी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है, ये एब्सोल्यूट नेचर की होती हैं, ये आपको लॉ ने बताई हैं ड्यूटीज़, तो आपको ये ड्यूटीज़ अपनी फुलफिल करनी होंगी। तो ये आपकी एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ हैं। ये आपकी क्वालिफाइड ड्यूटीज़ है। क्वालिफाइड ड्यूटीज़ ये होती हैं कि इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग टर्म्स लिख सकते हैं। जब वो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में अलग टर्म्स लिख देते हैं तो उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं रहता है। अब हम पढ़ेंगे कि आपकी वो कौन सी एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ होती हैं जो लॉ ने आप पे इम्पोज करी हैं, वो ड्यूटीज़ जो आपको फुलफिल करना मैंडेटरी है। सबसे पहली जो आपकी ड्यूटी होती है वो होती है ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ठीक है। सेक्शन 9 बताता है आपको। सेक्शन 9 आपका कहता है कि जो भी पार्टनरशिप, जिस भी पार्टनरशिप में आप हैं, वो जिस भी पर्पस के लिए आपकी पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप में जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें वो आप अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं करेंगे। वहाँ पे 4 पार्टनर हैं, म्यूचुअल एजेंसी है, तो आप म्यूचुअली सबकी एडवांटेज के लिए उस बिज़नेस को करते हैं। आप ये सोचते हैं कि जब ये पार्टनरशिप का बिजनेस हो रहा है तो ये सबके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पर्सनली अपने प्रॉफिट के लिए या अपने गेन के लिए सोचेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अटमोस्ट ग्रेटेस्ट एडवांटेज के लिए काम करेंगे अपने बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ड्यूटी होती है ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल इंटरसेट, ठीक है। ये क्यों लिखा हमने? ये वही लिखा जब आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हो। एजेंसी है, बार बार हम बात करते हैं। एजेंसी में सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो आपका ट्रस्ट होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में आपका सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो ट्रस्ट होता है। जब आपकी पार्टनरशिप में ट्रस्ट नहीं है तो पार्टनरशिप आपकी नहीं चल सकती। तो ये ड्यूटी बनती है आपकी, हर पार्टनर की एक दूसरे के लिए ये ड्यूटी बनती है, या हर पार्टनर की अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए ड्यूटी बनती है कि वो जस्ट रहें, वो जैसे हैं, वो कोई मतलब पर्सनल एडवांटेजेस के लिए काम नहीं करें, मिलजुल के काम करें, एक दूसरे के साथ गुड फेथ में काम करें, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहें बेसिकली, ठीक है। फेथफुल रिलेशनशिप होना चाहिए उनका, ये मेंटेन करना उन्हीं की ड्यूटी होती है। पार्टनर्स जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी ही ड्यूटी है कि वो एक दूसरे के लिए फेथफुल रहेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपकी ड्यूटी होती है ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स, ठीक है। राइट्स में हमने पढ़ा था कि आप अकाउंट्स को देख सकते हो, ठीक है। राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, ये आपकी ड्यूटी भी होती है। मान लीजिए आपसे किसी दूसरे पार्टनर ने अकाउंट्स मांगे तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको ट्रू अकाउंट्स देंगे, आप फॉल्स अकाउंट्स नहीं देंगे। मान लीजिए कि वो बाहर मतलब फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप का बिजनेस संभाल रहे हैं, आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, आप अकाउंट हैंडल कर रहे हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फेथफुल रहें और उनको ट्रू अकाउंट्स दें। ऐसा नहीं है कि आपने उनको पूरे मतलब फ्रॉड करने लग गए हैं आप अकाउंट्स में और प्रॉफिट्स का पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबकी ड्यूटी बनती है कि आप ट्रू अकाउंट रेंडर करेंगे अपने दूसरे पार्टनर्स को,
ठीक है। नेक्स्ट आपका है ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टनर कुछ टाइम के लिए नहीं है, ठीक है, आपकी पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस आप कर रहे हैं या कुछ डिसाइड कर रहे हैं या फिर आपकी इंटरनली कोई बातें चल रही हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि वो जो बातें हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है पार्टनरशिप से रिलेटेड, मान लीजिए कोई नए लॉ की बात ही हो जाती है, आपके 3-4 पार्टनर हैं, आप 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर को वो लॉ की पता है, तीसरे पार्टनर को नहीं पता है, तो आप इंफॉर्मेशन मतलब देंगे उनको कि कोई भी रिलेटेड टू योर बिजनेस जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराना आपकी ड्यूटी होती है, आपके और पार्टनर्स को और मेंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट होता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉस्ड बाय फ्रॉड, ठीक है, ये आपका सेक्शन 10 कहता है। अब इस जब इंडेमनीफाई फॉर लॉस बाय फ्रॉड की बात होती है तो इसमें 2 चीज़ होती है। एक तो होती है कि आपका बिजनेस है, उसमें आप काम कर रहे हो, आपसे कोई नेग्लिजेंस हो जाती है या फिर आपकी स्किल्स की वजह से कोई बात ऐसी हो जाती है कि आपको लॉस हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि आप इंडेमनीफाई करते हो, अपनी फर्म को करते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि सारे जो पार्टनर्स हैं वो इक्वली करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इंटेंशन था वो गलत नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हम फ्रॉड की बात करते हैं, मान लीजिए किसी एक पार्टनर की फ्रॉड की वजह से पार्टनरशिप में कोई लॉस होता है, ठीक है, जब हम फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड में क्या है, आपका इंटेंशन जो होता है वो नलाफाइड होता है, आप वहाँ पे गुड इंटेंशन में काम नहीं कर रहे होते हो। अगर एक पार्टनर के फ्रॉड की वजह से कोई लॉस हो रहा है तो वो जो लॉस है वो इंडेमनीफाई वो सिर्फ वही पार्टनर करता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये ड्यूटी बनती है उस पार्टनर की, अगर उसके फ्रॉड की वजह से कोई लॉस हो रहा है पार्टनरशिप फर्म को, अदर पार्टनर्स को, तो वो उस लॉस को इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ड्यूटी है वो है ड्यूटी टू बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। ये आपको पता ही है कि पार्टनरशिप फर्म है वो एक मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है, उसमें वो एक दूसरे के लिए जॉइंटली और सेवरली काम करते हैं। आप जॉइंटली भी पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबल होते हो, एक दूसरे के लिए लायबल होते हो, और सेवरली मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल रहते हो। और आपकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आप जॉइंटली भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप सेवरली और इंडिविजुअली भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी लास्ट ड्यूटी है वो ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट, सेक्शन 29। इसमें यही है कि आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, आप 4 पार्टनर हैं, ABCD, D ये नहीं कर सकता कि उसने अपना हिस्से का जो काम है वो E को असाइन कर दिया, ठीक है। वो असाइन जो काम उसको किया गया है वो वही करेगा, विदाउट मतलब अगर चाहे तो दूसरे पार्टनर की कंसेंट से ये काम किया जा सकता है, लेकिन वो खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी थर्ड पर्सन को वो काम असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वो ये करेगा वैसे ही वो जो थर्ड पार्टी है वो इनडायरेक्टली उस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन जाता है। तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनर जब आप एडमिशन की न्यू पार्टनर के एडमिशन की बात करते हो तो वो आपके सारे ऑल पार्टनर की कंसेंट से ही हो सकता है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपना जो काम है वो किसी थर्ड पार्टी को असाइन नहीं करोगे। ये जो आपकी ड्यूटीज़ थी वो आपकी एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ थी, लॉ ने आप पे इन्फोर्स करी हैं, आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इन सारी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करोगे। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कोई भी टर्म नहीं लिखोगे। मान लो आपने ये लिख दिया कि हम तो ट्रू अकाउंट्स नहीं देंगे या अकाउंट्स ही नहीं देंगे, ऐसा आप कोई भी टर्म अपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते हैं जो इनके कॉन्ट्रेरी हो, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड ड्यूटीज़ की। क्वालिफाइड ड्यूटीज़ वही होती है कि ये आपको प्रोवाइडेड हैं, ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं ये आपकी ड्यूटीज़, आपको पहले से ही बताई गई है कि आपको ये ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल करनी होती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। आप चाहें तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि ये वाली जो ड्यूटी है इसको मैं ऐसे इन्फोर्स करूँगा या फिर ऐसे फुलफ़िल करूँगा, तो वो आपका खुद का है कि आपकी विल है कि आप उनको कैसे करना
चाहते हो। ठीक है, तो इसमें जब हम क्वालिफाइड ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो पहली जो आपकी ड्यूटी होती है वो होती है ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़। ठीक है, आपका ये ड्यूटी बनती है, आप डिलीजेंटली मतलब समझदारी से, इंटेलिजेंसी से अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करोगे या फिर बिजनेस में पार्ट लोगे। ये जो ड्यूटीज़ हैं मान लो, लेकिन ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही एक्सप्रेसली अपने पार्टनर से डिस्कस कर ले कि मान लीजिए आपकी 6 या 7 मीटिंग होती हैं साल में, तो आप कहते कि मैं 4 ही कर पाऊँगा या 3 ही कर पाऊँगा। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप थोड़ा अलग कर सकते हैं इन ड्यूटीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट आपकी होती है ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मिलना आपकी पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं होता है। शेयरिंग का प्रॉफिट ज़रूर होता है लेकिन रेम्यूनरेशन ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहें तो आप ले सकते हैं, आप चाहें तो आप नहीं ले सकते हैं। ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप चाहें तो आप बिना रेम्यूनरेशन के काम कर सकते हैं। आप लेना चाहते हैं तो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप रेम्यूनरेशन पे काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस। ठीक है, हमने बात करी थी, ये आपके सेक्शन 13B में दिया गया है। बाकी जो ऊपर थे रेम्यूनरेशन वाला था वो 13A में दिया गया है और डिलीजेंटली वाला जो है आपका 12B में दिया गया है। ठीक है, जब हम थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड ड्यूटी की बात कर रहे हैं तो ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉसेस, ठीक है, 13B में दिया गया है। पार्टनरशिप की हमने बात करी थी जब हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर रहे थे, तो हमने बात करी थी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपका ज़रूरी होता है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन आपका लॉसेस में आप शेयरिंग करो ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिख सकते हैं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली भी होते हैं, आप ये लिख सकते हैं। बट आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप इक्वली प्रॉफिट्स में पार्ट ले रहे हो, शेयर ले रहे हो, तो आप लॉस में भी कंट्रीब्यूट करो, बट ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूटी टू इंडेमनीफाई विलफुल नेग्लेक्ट। ठीक है, फ्रॉड में आपकी ड्यूटी बनती है और वो कंपलसरी है, लेकिन आपका जो नेगलेक्ट है उसमें ऐसा नहीं है। नेगलेक्ट हो गया तो सारे पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर पार्टनरशिप में ही वो चीज़ें मैनेज कर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ड्यूटी है ड्यूटी टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म, सेक्शन 15। आपको जो भी प्रॉपर्टी मिली है, चाहे वो मूवेबल मिली है चाहे वो इमूवेबल मिली है पार्टनरशिप फर्म की, वो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको आप एक्सक्लूसिवली फर्म के यूज़ में ही लोगे, अपने पर्सनल यूज़ में आप उसको नहीं लोगे। ठीक है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, मान लीजिए आपका एक प्रोमाइसिस है, उसमें आपका बिजनेस चलता है ग्राउंड फ्लोर पे, आप अलग से अपनी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में ये ज़रूर लिख सकते हैं कि ठीक है, सेकंड फ्लोर पे जो सी पार्टनर है वो उसकी फैमिली सेटल हो सकती है। ये सब चीज़ें थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसलिए उनको क्वालिफाइड ड्यूटीज़ कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो ड्यूटी है ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हुए कोई पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पार्टनरशिप फर्म को ये चीज़ बताओगे कि आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट जो आपकी क्वालिफाइड ड्यूटी है वो ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, 16B। ठीक है, इसमें ये है कि आप मान लीजिए रिटायर हो गए पार्टनरशिप से या आप निकल गए, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ये आपकी ये ड्यूटी बनती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं जिस पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन हमारे ऑलरेडी दिए हुए हैं कि गुडविल का मैटर होता है वो बेसिकली कि इस एरिया के बाहर कर सकते हैं या फिर कंसेंट से कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्वालिफाइड कह दिया।
जनरली आप पार्टनरशिप से कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करते हो, लेकिन अगर वो अलाउड है कुछ ट्रेड एंड बिजनेसेस में तो आप कर सकते हो। ये हो जाता है आपका लास्ट ड्यूटी क्वालिफाइड ड्यूटीज़ का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने राइट्स की बात कर ली, हमने ड्यूटीज़ की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि पार्टनर्स के जो हैं वो थर्ड पार्टी से क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, जब थर्ड पर्सन से आप पार्टनरशिप में आपके खुद के एक दूसरे से रिलेशन है, लेकिन आप थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हो, बिजनेस जो कर रहे हो आप थर्ड पार्टीज के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें दी हुई है कि आपका जो रिलेशन बनता है थर्ड पार्टीज के साथ वो दो तरीके से बनता है। या तो आपको एक्सप्रेसली कोई अथॉरिटी दी हुई है, या फिर आपको इम्प्लाइडली कोई अथॉरिटी दी हुई होती है। ठीक है, ठीक है, जब एक्सप्रेसली अथॉरिटी की हम बात करते हैं तो उसमें होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने अग्रीमेंट से ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन है ये थर्ड पार्टी से हमारा बनेगा। ठीक है, अगर हम इम्प्लाइडली की बात करें तो वो जो इम्प्लाइड अथॉरिटी मिलती है पार्टनर्स को, दैट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। ठीक है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं आपके पार्टनरशिप में, उनसे ये हमको पता चलता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी पार्टनर्स को है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें हैं, बेसिकली हम क्या चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आपकी पार्टनरशिप बिजनेस करती है, उसी बिजनेस में थर्ड पार्टीज़ के साथ कोई काम कर रहे हो तो इम्प्लाइड माना जाएगा कि आपको वो अथॉरिटी आपकी पार्टनरशिप फर्म ने दी हुई है। ठीक है, या फिर यूजुअली जो वे यूज़ किया जाता है आपकी पार्टनरशिप फर्म में काम करने का, आप उसी वे में थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशन मेंटेन कर रहे हो तो भी ये इम्प्लाइडली माना जाता है कि आप जो आपको अथॉरिटी है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म ने दी हुई है उस काम को करने के लिए, या फिर आप फर्म के नाम पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब वो कौन सी वो अथॉरिटी होती हैं जो इम्प्लाइड मानी जाती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इस काम को करने के लिए आपको एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़े, या फिर एक्सप्रेसली आपको बताया जाए कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे ही आप पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर एडमिट हो जाते हो तो आपको इम्प्लाइडली ये काम करने के लिए की अथॉरिटी मिल जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि वो कौन सी अथॉरिटी होती है, वो अथॉरिटी होती है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। आप बिजनेस में आए हो, ट्रेड में आए हो, पार्टनरशिप आपका बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रही है, तो ऑब्वियसली आप भी वही काम करोगे, वो कर सकते हो। उसके लिए आपको एक्सप्रेसली बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम सेलिंग और बाइंग का काम आप करेंगे, नहीं। अगर वो बिज़नेस उनका ऐसे यूजुअली ऐसे ही चलता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सही है, तो आप इम्प्लाइड है कि आप भी वही काम करेंगे। दूसरा होता है रिसीविंग पेमेंट ऑफ द डेट्स ड्यू। ठीक है, आप पार्टनर हैं, उसका पार्ट है। ठीक है, प्रॉफिट में भी शेयर लेते हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करिए, तो इम्प्लाइड है कि आपको कोई अगर डेट्स मिल रहे हैं पार्टनरशिप के तो आप उनको रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट एंड पेइंग डेट, आप पेमेंट भी कर सकते हैं डेट्स का, अकाउंट्स को भी सेटल कर सकते हैं, चेक्स लिख सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिख सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकते हैं, और दूसरा आप सूट फाइल कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे, और डिफेंड भी कर सकते हैं फर्म के बिहाफ पे। ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी हमारे बताई गई है कि एक पार्टनर जैसे ही एडमिट होता है तो इम्प्लाइडली उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है। लेकिन क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, इम्प्लाइड अथॉरिटी की जब हमने बात करी तो हम यहाँ पे क्या है, ये जनरली हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी होती हैं, तो हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी बता दी। कहीं ऐसा नहीं हो कि इम्प्लाइड की हमने बात कर ली तो क्या है कि कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए बट फिर भी आप कर रहे हो, फिर आप कह दो कि मैं तो पार्टनर हूँ तो इम्प्लाइडली मुझे ये राइट है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसलिए हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाई हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो आप पार्टनर हैं तो भी आप अदर्स पार्टनर की कंसेंट के बिना नहीं कर सकते हो। तो वो जो ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो क्या होती है, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या होती है इम्प्लाइड अथॉरिटी पे। आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते हो आप। बेसिकली आर्बिट्रेशन से मतलब है कि यहाँ पे हम पढ़ रहे थे सूट फाइल कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, डिफेंड कर सकते हो।
लेकिन ऐसा नहीं करोगे कि दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बिना। यहाँ पे जब आपने सूट फाइल किया, आपको ऑप्शन मिला कि आप आर्बिट्रेशन कर लो, मीडिएशन कर लो, और आपने दूसरे पार्टनर की कंसेंट के बिना ही वो कर लिया, ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो आप दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के बिना। ज़रूरी है कि सारे पार्टनर्स हैं वो कंसेंट दें, तभी आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो किसी क्लेम को। मान लो आपने सूट फाइल किया हुआ था, उसमें आप कुछ क्लेम है आपको मिल गया है, आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है, कोर्ट कहती है कि आप ये क्लेम ले लीजिए, तो आप खुद से उस क्लेम को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। सारे पार्टनर की कंसेंट से ही वो आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, ठीक है। विड्रॉ नहीं कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो लेकिन विड्रॉ नहीं करोगे सूट को और पार्टनर्स की कंसेंट के बिना, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आप एक्वायर नहीं कर सकते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, और किसी और के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते हो आप पार्टनर्स के कंसेंट के बिना। तो ये जो है आपके ये रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये काम जो हैं आप दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के बिना नहीं करेंगे। अगर आपको ये काम करने हैं तो आप पहले दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लेंगे, उसके बाद ही आप ये काम करेंगे। तो यहाँ जो आपका ये टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स और रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पर्सन्स, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें हम इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स पढ़ेंगे और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.